बेटा आफ्टर एंडिंग विद हाउ प्लांट यूजेस अदर फैक्टर्स और इनऑर्गेनिक फैक्टर टू मेक देयर ओन फूड, अब हम लोग बढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। ह्यूमन बींग्स में हम लोगों को पता है कि जो हमारा खाना है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पहली क्लास में आपको बताया था, जहाँ पर इंसान सॉलिड फूड को कंज्यूम करता है और उसके बाद की सारी एक्टिविटी आपके पास जो यहाँ पे दिख रही है इसमें होने वाली है। डायग्राम पता ही तुम्हें काफ़ी बढ़िया बना दिया है। ये पुष्पा भाई है हमारे, तो पुष्पा भाई का कंधा झुका हुआ था ना, तो एक तरफ झुका हुआ है, तो झुकेगा नहीं साला, इसलिए वो प्रमोशन कर रहा हूँ। वेल थिंग इज दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आज हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और कैसे कैसे कहाँ से चीज़ें शुरू होने वाली हैं वो हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं कि हम लोग जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो कौन सा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि हम अपना खाना तो खुद नहीं बना सकते, हमारे अंदर कोई क्लोरोफिल तो है नहीं, तो इसका मतलब हमें कंज्यूम करना पड़ता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेकर हम खाना खाते हैं और इंजेक्शन किस फॉर्म में करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। अब जब हमने खाना खाया तो सबसे पहले कहाँ डालेंगे, माउथ में। देखो ओरल कैविटी पूरा फंक्शन होता है, मतलब पूरा सिस्टम जो अंदर का है वो ओरल कैविटी, लेकिन ये वाला जो लिप्स के ऊपर होती है तुरंत जो ओपनिंग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ। माउथ, ठीक है। माउथ में जब आप खाना डालते हो बेटा तो आपके पास ऊपर जो ऊपर पैलेटाइन है, हार्ड बोन जो बनी हुई है, वहाँ पे आप देखोगे आगे की तरफ कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से आपको मिलेंगे, ऐसे 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 कुछ स्ट्रक्चर आप जीभ लगाओगे तो आपको ये फाइंड हो जाएंगे ऊपर की तरफ, और पीछे की तरफ जाओगे तो सॉफ्ट होता जाएगा चीज़, राइट। तो वो क्यों होता है, तो ऊपर के जो पोर्शन है उनको हम लोग कहते हैं रियुगे। क्या बोलते हैं बेटा, रियुगे। और ये रियुगे किस में काम आते हैं, आपके खाने की जो ग्रिप बनती है ना बेटा वो इसी की वजह से बनती है। नहीं आगे वाला हार्ड है, पीछे वाला सॉफ्ट है, पीछे लेके जाओ जी। आगे ये जो कैसे बताऊं मैं, आगे वाला पोर्शन है टीथ के जस्ट पीछे वाला, ऊपर वाला टीथ के जस्ट पीछे वाला, वहाँ पे रियुगे रहता है जो कि आपके ग्रिपिंग में मदद करता है, ठीक है। मेजरली ये बहुत ज़्यादा डेवलप होता है किसमें, कार्निवोर्स में, जिनको जिंदा जानवर खाने पड़ते हैं, होना चाहिए ग्रिप करने के लिए बहुत तगड़ी चीज़ है ना। अब तुम भी जैसे ग्रिप करते हो तो इनकी मदद से कर पाते हो, रोटी अगर ग्रिप होती है तो यहीं से होती है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद तो अंदर ही जाएगी सीधी, वापस फिर उल्टी में ही आती है ना। तो नॉर्मल अगर ग्रिप में लेनी है तो हमारे पास यहीं से खाना जाता है, ठीक है। सो खाना यहाँ तक पहुँच चुका है, आपने ग्रिपिंग बना ली है। अब काम आता है यहाँ पर सबसे पहले आपके टीथ का। जो आपके टीथ है बेटा ये हेल्प करते हैं मास्टिकेशन, मास्टिकेशन मतलब चबाने में हेल्प करते हैं। और जब आप दांतों से इनको चबा देते हो तो बेसिकली चबाते क्यों हो, ताकि आप इसको तोड़ दो पीसेज में, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दो ताकि ये जब नीचे जाएगा तो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। ये फंक्शन होता है कि हम लोग चबाते ही क्यों हैं चीज़ों को। दूसरा, जब हम लोग चबाते हैं तो सलाइवरी एमाइलेज आराम से एक्ट कर देता है। भाई सलाइवरी एमाइलेज क्या बना है, देखो यहाँ पर आपको 3 ग्लैंड दिख रहे हैं। एक पैरोटिड ग्लैंड जो कि हमारे पास चीक से सिक्रीट होता है, देखो कान के पास जो है हमारे पास दिख रहा है पैरोटिड ग्लैंड, ये चीक से सिक्रीट होता है। और दूसरे जो सलाइवरी ग्लैंड हैं वो सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड हैं। ये डक्ट, कुछ डक्ट नाम की चीज़ होती है बेटा, जैसे हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि ऐसे ग्लैंड्स जो हमारे पास डक्ट के थ्रू आते हैं उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर भी कुछ हमारे पास डक्ट होते हैं, उन डक्ट की मदद से सिक्रीशन से हमारे पास जो सलाइवरी एमाइलेज है वो आ जाता है, और सलाइवरी एमाइलेज उस खाने पर एक्ट करता है जो आपके मुंह पे अभी आपने दांतों से चबाया है। सलाइवरी एमाइलेज हमारे पास एक एंजाइम सिक्रीट करता है, कौन सा बताइए, किसी को याद है? सलाइवा एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज को और क्या कहते हैं, किसी को पता है? चलो टाइलिन, ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा था, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। टाइलिन, PTYALIN। तो टाइलिन इज आल्सो कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज व्हिच एक्ट्स ऑन द फूड जो हम खाते हैं, और किसके डाइजेशन में मदद करता है, तो याद रहे स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है। यानी कि जैसे ही आप मुंह में खाना डाल देते हो आपका सलाइवा किसे मदद करता है, आपके स्टार्च के डाइजेशन में। यानी कि जो आपका स्टार्च डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, आपके माउथ से, और ऑलमोस्ट 30% ऑफ द स्टार्च आप लोगों का माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो टीथ है हमारे पास ये 4 तरीके के होते हैं, दिख रहे हैं 2 दांत आगे के बड़े सुंदर से जो स्माइल में जनरल दिखते हैं। वो जो 2 दांत होते हैं जिनका कोई ज़्यादा काम नहीं होता, बस स्माइल करने के काम आते हैं और काटने के काम आते हैं किसी को, वो होते हैं हमारे पास इंसीजर्स। कौन से होते हैं? इंसीजर्स।
इंसीजर्स के बाद दो दूसरे ऐसे नुकीले से पैर दांत दिख रहे होंगे, जो कैनाइंस, जो टाइगर के काफी लंबे लंबे दिखते हैं, हाँ तो उसके लंबे निकले, ठीक है। तो हमारे पास कौन से होते हैं बेटे? दूसरे कैनाइंस। और इंसीजर के बाद कैनाइंस, उसके बाद साइड में जो आपके चबाने के काम आते हैं वो हमारे पास होते हैं बेटा प्रीमोलर्स। क्या होते हैं? प्रीमोलर्स। और लास्ट वाले जो होते हैं, प्री के हटा दो तो इसमें से क्या आ जाएगा? मोलर्स, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटा, जो हमारे पास ह्यूमन में नॉर्मल डेवलपमेंट पूरे होने के बाद टीथ आते हैं वो 32 आते हैं। कितने आते हैं? 32। तो मैं एक साइड का अगर डेंटल फॉर्मूला, दांत का फॉर्मूला लिखूंगा तो वो आएगा 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये जो फॉर्मूला है ये ह्यूमन एडल्ट के लिए है। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि ये ह्यूमन एडल्ट के लिए है, यानी कि और एक साइड के लिए है। 2 1 3 2 5 और 3 8, ये एक साइड के हो गए, ऊपर वाले के मान लेते हैं। तो ऐसे दूसरे साइड पे होंगे तो 8 8 8 16, तो इसको ऊपर इसको नीचे और इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास पूरे 32 दांत आ जाएंगे। इसमें से हमारे पास ये 2 होते हैं बेटा, ये हमारे पास होते हैं इंसीजर, एक ऑन ईच साइड हमारे पास होते हैं कैनाइन। ये जो 2 होते हैं प्रीमोलर्स और ये 3 जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं बच्चा? मोलर्स। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है दांतों की? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हो क्या कॉल आ रहा है? कॉल की ऐसी तैसी फोन कॉल को हटा देते हैं। अब वापस आते हैं हम लोग कहाँ पर थे? डेंटल फार्मूला पे। 2 1 2 3 × 2 समझ में आ गया है। अब देखो बेटा, मैं कहता हूँ बच्चे के कौन से दांत नहीं आते, तो आपको पता होना चाहिए बेटा उनके कौन से दांत नहीं आते? मोलर नहीं, मोलर आ जाते हैं, प्री मोलर्स नहीं आते बच्चे के, ठीक है। इसलिए बच्चों के डेंटल फार्मूला जो होता है, और एक मोलर नहीं आता, उसका आंसर भी गलत नहीं है, एक मोलर नहीं आता। इसलिए जब बच्चों का डेंटल फार्मूला होता है वो आता है 2102। तो 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों का, ये आ जाएगा बड़ों का। बड़े मतलब बुड्ढों और ये बच्चों, ठीक है। हाँ नहीं, बीच से गैप होता है ना बेटा, आपको पता होना चाहिए। अभी देखने में आपके बच्चे होंगे तो उसके दांत दिवाले बाद में आएंगे, अभी तो टाइम है, तो 10वीं में ही हो, है ना। अब मेरे हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, शादी होगी पहले तो, है ना। आजकल हालांकि केस अलग चल रहे हैं, एक्टर्स एक्ट्रेस के पहले बच्चे होते हैं फिर बाद में शादी होती है। वो केस हमारे में तो नहीं हो सकता, है ना। तो जो एक्सपीरियंस है उनसे पूछ लेना पापा मम्मी से कि पापा मेरे पहले कौन से दांत आते थे। पापा बताएंगे बेटा पहले ये वाले आए थे, फिर ये वाला आया था, फिर पीछे के आए थे, एक आया था पीछे, ये गायब था बीच वाला, तो यानी कि प्रीमोलर्स है, ठीक है। समझ में आता है? तो ये आपके पास आपका डेंटल फार्मूला होता है। हाँ जी पूछो बेटा। नहीं नहीं, 2102 अब वहाँ ये कटना नहीं है, ये बता रहा है आपके ऊपर के दांत, ये बता रहा है आपके नीचे के दांत, ये एक साइड पे, ये एक साइड पे, काटना नहीं है, ठीक है। तो ये काटना नहीं है बेटा, क्लियर। यहाँ पे चीजें खत्म है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। चलो खैर आगे चलते हैं। आगे चलना भी बहुत काम है बेटा, बहुत काम है। डेंटल अगर आप ढंग से मतलब खाना खाते हो ढंग से, खाना ढंग से खाते हो, लेकिन ब्रश नहीं करते, तो क्या करेगा? खाने के ऊपर अगर वहीं जमा रह गया तो जो आपका दांत है, इस दांत के ऊपर जो आपका बैक्टीरिया है वो आके इन्वेड करना शुरू कर देगा। बैक्टीरिया आपके आकर इन्वेड करना शुरू कर देगा। और बैक्टीरिया जो हमारे पास डेंटल की लेयर होती है, डेंटल कौन सी होती है? इनेमल जो होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, वो दांतों में ही होता है। अब वो बैक्टीरिया धीरे धीरे उसको कोरोड करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? कोरोड करना शुरू करता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करता रहता है, और जनरली वो एसिडिक सिक्रीशन सिक्रीट करता है। क्या करता है? एसिडिक सिक्रीशन सिक्रीट कर देता है। अब उस बैक्टीरिया ने वहां पर एसिडिक सिक्रीशन कर दिया और धीरे धीरे कोरोड भी कर रहा है आपकी लेयर को, ठीक है। अब इस लेयर को बचाने के लिए आप क्या करते हो? टूथपेस्ट। तो ब्रश में क्या होगा? बेस या एसिड? बेस, क्योंकि वो एसिड के अगेंस्ट काम करना चाहिए ना, तो इसलिए हमें उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए डेली ब्रश करना चाहिए, और डेली 2 बार ब्रश कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ सुन ले, तू भी सुन ले, शिकायत आई तेरे घर में मम्मी से? 3 बार करता हूं। 3 बार जरूर कर रहा है तू, 6 घंटे तो नहीं रहता है, 3 बार ब्रश करता है। हाँ, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं क्या? बेसिकली बचपन में ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो बिल्कुल सही बात है, इनमें स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, और जो स्वीटनिंग एजेंट होता है दांतों में फंस जाते हैं। बच्चों को ज़्यादा ब्रश करने की आदत होती नहीं है, तो जब दांतों में फंस जाते हैं तो उसको बैक्टीरिया पे एक्ट करने के लिए आसानी से चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपके स्वीटनिंग जो है वो आपका जो लेयर है उसको पहले डिस्ट्रॉय करके रखता है हल्का हल्का, तो बैक्टीरिया के लिए काम आसान हो जाता है। एक तो स्वीटनिंग का जो सिक्रीशन है,
स्वीटिंग एजेंट से सिक्रीशन था वो भी मदद कर रहा है, प्लस बैक्टीरिया अपना एसिडिक सिक्रीशन कर रहा है, और आप ब्रश कर नहीं रहे, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि जब ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो खराब हो जाते हैं दांत। लेकिन चॉकलेट खा के अच्छे से ब्रश करोगे तो ऐसी खराबी आने के चांसेस कम है दांतों में, लेकिन बॉडी में बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने से और काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। ओके, पैलेटाइन की होती है और एमिलोब्लास्ट की होती है। हाँ वो बेटे बहुत आ जाएगा, फिर उसमें बताऊंगा कि सीमेंटम से वो होते हैं, फिक्स होते हैं, तो बहुत डीप चला जाएगा। ये आप 11th क्लास में जब आप नीट की तैयारी करोगी, जो मुझे पता है करोगी, तो तब पढ़ा लेंगे। ठीक है, क्लियर है? या मैम पढ़ाएंगे, मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं पाया। वेल आगे आगे, दांतों का काम खत्म। टंग का काम, खाने को मिक्स करेगा अच्छे सलाइवा के साथ ताकि सलाइवा उस पर अच्छे से सिक्रीशन हो सके, और आपके पास क्या बन जाएगा, एक बोलस, क्या बन जाएगा, एक गस्सा। ठीक है, और वो जाएगा अब अंदर। अब अंदर जब जाएगा तो यहाँ से अंदर जा रहा है, तो देखो बेटा यहाँ पर ये आपको विंड पाइप दिख रही है, और ये आपकी फूड पाइप जिसे आप ईसोफेगस बोलते हैं, ये विंड पाइप जिसे आप ट्रैकिया बोलते हैं, और ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे इसे कहते हैं ग्लॉटिस, और इसके ऊपर जो एक कवरिंग रहेगी इसे हम लोग कहेंगे एपिग्लॉटिस। क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस। अब देखो होता क्या है, खाना आएगा, जब आपने इससे खाया तो फेरिंक्स एक ऐसा जोन है जो हमारे पास जो विंड पाइप है उसके लिए कॉमन जोन है, कॉमन पैसेज। ठीक है, अब खाना नीचे जा रहा है तो हो सकता है विंड पाइप में भी चला जाए, तो ग्लॉटिस के ऊपर एक पार्ट रहता है एपिग्लॉटिस। जैसे ही आप खाना खाओगे ये फ्लैप इसमें कवर कर देता है। देखो ये फ्लैप क्या हो जाएगा, खाने का प्रेशर यहाँ पे आएगा और फ्लैप ऐसे हो गया कवर, तो जो खाना जाएगा यहाँ से खाओगे सीधा इसी में जाएगा ना, अभी क्योंकि तो कवर हो गया ब्लू से, दिखा ब्लू वाला पोर्शन एपिग्लॉटिस का बनाया है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, थिन फ्लैप होता है जो कि कवर कर देता है विंड पाइप को, और जब वो विंड पाइप को कवर करता है तो आपके पास खाना कहाँ जाएगा, सीधा का सीधा ईसोफेगस में। ठीक है, अब आपका खाना का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल हुआ था, अब आप लोग नीचे की तरफ लेके जा रहे हो। अब ईसोफेगस से खाना आने के बाद सारा नीचे ही जाएगा, किसमें जाएगा, सारा नीचे ही जाएगा। लेकिन याद रहे, नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन एक्टिविटी अकर्स इन ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन एक्टिविटी नहीं होती है ईसोफेगस में। हाँ जी, अगर खाना गलती से विंड पाइप में खाना अगर गलती से विंड पाइप में ज्यादा चोकिंग हो जाती है, जिसको हम पीछे से मार मार कर धस्सा दे देकर निकालने की कोशिश करते हैं, हम खांसते रहते हैं, पानी पीते हैं, वो इसीलिए होता है। खाना खाते समय बोलते हैं, ज्यादा हंसते हैं, तो एयर के मूवमेंट से वो खुलता चला जाता है या फिर मूवमेंट से खुल जाता है, जिसके से खाना जा सकता है। बहुत ज्यादा उसमें हो जाती है तो डेथ भी हो सकती है, इसलिए खाना खाते समय कम बोलें। ठीक है, बच जाएगा। वॉमिटिंग बता रहा हूँ, वॉमिटिंग बता रहा हूँ। खाना से जाता है क्या वो नीचे से नहीं, वो बाहर आएगा, क्योंकि आपका जो लंग्स है उसमें काफी बहुत छोटे छोटे बेटा अंदर चला के दिक्कत हो जाएंगी। अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितने फाइन पार्टिकल्स हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम को टच भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा मैकेनिज्म हमें पहले डाइजेशन समझना है बेटा। एक एक चीज को एक एक पार्ट में लेके चल रहा हूँ। कराने को 10th का जो इतना सिंपल था कि मैं 3 पार्ट एक दिन में करा सकता था। आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन तीनों एक दिन में आराम से हो सकते हैं, सॉरी सर्कुलेशन 10th के लेवल पे आराम से हो सकते हैं, बट वी आर गोइंग इन डिटेल, तो इसलिए हम कंफ्यूज नहीं रखेंगे, हर एक चीज़ को अलग पढ़ रहे हैं। वेल आगे बढ़ते हैं। खाना आ गया नीचे, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुई, अब खाना आ रहा है स्टमक में। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। यस, तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये वाला। यहाँ पर आपके पास वैसे तो बॉडी रहती है, कार्डियक, फंडस, और ये बॉडी का रीजन भी होता है। ठीक है, अब और इसको कहते हैं पाइलोरिक। ठीक है, तो ये 3 रीजन हमारे पास होते हैं, पाइलोरिक, ये बीच वाला कार्डियक, और ये वैसे तो बॉडी बोलते हैं इसको, सॉरी फंडस लिख रखा है, बॉडी, और ये वाला जोन है, ये वाला, ये फंडस है। ऊपर होता है ना ये? हाँ ये ऊपर होता है कार्डियक। बेसिकली मेरे को ये दिखाना है, ये वाला पोर्शन कार्डियक है। क्यों दिखाना है आप समझाता हूँ। देखो खाना आ रहा है ईसोफेगस से, तो वो इधर तो जाएगा नहीं, जाएगा तो इसी जोन में, जाएगा तो इसी जोन में। हाँ जी, कौन सी मैम, कॉमर्स के लिए तो अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, आप कल एक बार ओके ठीक है बेटा। तो मेरे को जो खाना बताना है वो इधर बताना है, खाना बताना है वो इधर बताना है। तो इधर का मतलब क्या है कि जो आपको खाना आया सीधा किस जोन में जाएगा बेटा, कार्डियक जोन में। स्टमक के किस जोन में जाएगा आपको खाना, कार्डियक जोन में। और
अब खाना यहाँ पर आया तो आपके पूरे, ध्यान सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, माउथ की इस ओपनिंग से लेकर जो एंटीरियर ओपनिंग है और जो पोस्टीरियर ओपनिंग है, जिसे अब मैं दिखा नहीं सकता पर पीछे एक ओपनिंग है मेरी सबकी है, ठीक है, उस ओपनिंग तक का जो पूरा सिस्टम है उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कई बच्चे फूड पाइप या विंड पाइप से कंफ्यूज कर लेते, नहीं, एलिमेंट्री कैनाल पूरा सिस्टम है यहाँ से लेके वहां तक, ठीक है। अब यहाँ से जब ईसोफेगस से खाना जा रहा है तो यहाँ पे होते हैं पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट की मदद से खाना आगे की तरफ पुश होता चला जाता है। हाँ, जीआई ट्रैक्ट अभी बताऊंगा, अभी आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आएगा बेटा जीआई ट्रैक्ट, अभी बता दूंगा। अब हमारे पास खाना आ गया है, अब पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट की वजह से आगे जा रहा है, कार्डियक में पहुंच चुका है। स्टमक के किस पार्ट में पहुंच चुका है? कार्डियक के। तो कार्डियक आपको बता दिया मैंने, ये वाला जोन है जहां पे खाना आके खुलेगा। तो खाना यहाँ खुल रहा है तो ये जोन आपका कार्डियक, ये ऊपर वाला फंडस, ये कार्डियक, ये बॉडी और ये पाइलोरस, ठीक है, ये जोन है आपके पास, परफेक्ट। अब खाना कार्डियक में है तो कार्डियक से कोई चीज पीछे ना जाए, क्योंकि अब खाना पीछे वापस ना जाए, इसके लिए यहाँ पे रहते हैं स्फिंक्टर। क्या रहते हैं? स्फिंक्टर। बेसिकली वॉल्व समझ लो, जैसे पानी का बैक फ्लो करने के लिए वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी में, हार्ट का बैक फ्लो करने के लिए वॉल्व रहते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक स्फिंक्टर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अरे कार्डियक होता है, सॉरी, बिल्कुल सही बोला, कार्डियक। मतलब ऐसे याद रखना, जहां पे पोर्शन पहुंचे ना वही स्फिंक्टर आएगा। अब पाइलोरिक जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर आएगा। अभी मैं कार्डियक जोन में हूं तो कार्डियक, गुड, तो कार्डियक स्फिंक्टर आ रहा है। कार्डियक जोन में है तो कार्डियक से पीछे ना जाए तो इसके लिए क्या होगा? कार्डियक स्फिंक्टर। अब खाना इस स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है। खाना इस स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है और यहाँ पे अलग अलग सेल्स की सिक्रीशन भी होती हैं जो आपको पता भी रहनी चाहिए कि कौन कौन सेल क्या क्या सिक्रीट करते हैं। 3 सेल यहाँ पर सिक्रीट होते हैं, यानी कि अभी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसके 4 लेयर होंगे, सेरोसा, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, ये सब बहुत डिटेल में चला जाएगा तो हम छोड़ देते हैं। बस इतना समझेंगे कि जो हमारा स्टमक है ये 3 टाइप के सेल सिक्रीट करता है। इसमें 3 से 4 घंटे तक खाना है, तो यानी कि यहाँ पर खाना 3 से 4 घंटे तक रुका हुआ है, तो कौन कौन सेल क्या काम करते हैं? तो सबसे पहला सेल है आपके पास म्यूकस सेल्स। म्यूकस और जिसको नेक सेल्स ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, इसका काम क्या है, ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मैं तीसरे सेल की बात नहीं करूं, और जब मैं आपको तीसरे सेल की बात समझा दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगला जो काम है, पहला कौन सा है, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दो, इसको मिटा दो, नोट कर लिया, ठीक है। पहला जो सेल था वो मेरे पास कौन सा बताया मैंने? नेक सेल या म्यूकस। म्यूकस है जिसको मैं क्या बोल देता हूं? नेक सेल। दूसरा जो सेल है वो हमारे पास है पेप्सिन, पेप्सिनोजन सेल, पेप्सिनोजन। और तीसरा है पेराइटल सेल। ये जो पेराइटल सेल है इसको हम ऑक्जेंटिक सेल से बोलते हैं, और ये सिक्रीट करता है HCl और कई जगह केसल इंट्रिंसिक फैक्टर, CASTLE केसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, वापस आ जाते हैं। पेराइटल सेल्स HCl सिक्रीट करते हैं। अब अगर HCl ओवर सिक्रीशन हो जाता है तो होता क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बुड्ढे कहते हैं एसिडिटी हो रही है, इनो ले आओ, काम शुरू 6 सेकंड में। लेकिन 6 सेकंड में क्या होता है, इनो एक बेस है, इनो एक बेस है, जैसे एसिडिटी होती है इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, आपके पेराइटल सेल ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, आपके स्टमक के पेराइटल सेल ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और इसीलिए आपका HCl का सिक्रीशन ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप लोगों को एसिडिटी की कंप्लेन आती है। लेकिन सर आप ये बताओ, अगर हमारे स्टमक में सारा HCl ही है और इवन मैं ये कहूँ कि स्टमक में HCl है ही, तो हमारे स्टमक में HCl का दिक्कत पैदा नहीं करता? तो बेटा इसका आंसर है, इसको रोकने के लिए मदद करता है म्यूकस। म्यूकस यानी कि हमारे पास जो बलगम होता है, जो आप सी करके निकालते हो या कफ में जो आता है, वो म्यूकस आपके पूरे स्टमक के वॉल्स में प्रेजेंट रहता है, जो कि उस एसिड को बाहर निकलने से रोकता है। एसिड पूरा बाहर नहीं आता है और वो जो म्यूकस है वो उस एसिड को अंदर दबाए रखता है कि जब चाहिए होता है तो धीरे धीरे सिक्रीट करेगा। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल में रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पर पेप्सिनोजन अभी क्या है, अभी आगे समझाऊंगा। बेसिकली ये सेल्स जो है, इसका सेल का नाम है पेप्टिक सेल्स। हाँ जी, लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट में रहता है और दिखाते दिखाते यहाँ तक बताते हैं। पेट ऐसे करते हैं बचपन से, स्लाइटली लेफ्ट होता है बेटा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर है पेट, तो ये रहा ना, थोड़ा सा ऊपर रहता है। नहीं, लंग यहाँ होता है, लंग ये है, हार्ट यहाँ होता है, हार्ट यहाँ पे होता है बिल्कुल मिड में, थोड़ा सा स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट। और उसके नीचे हमारे पास स्टमक होता है, यहाँ पे लीवर आता है और यहाँ पे इंटेस्टाइन है, किडनी यहाँ पर। डायफ्राम ये वाला पोर्शन होता है, ये जो हड्डी है, ये वाली जो बनाया है डायफ्राम बना रखा है, ठीक है। हाँ, इसमें लंग्स, हाँ थोड़ा ऊपर बन गया, वो पोर्शन डिस्क्राइब करना था मेरे को, पहले तो ये था ही नहीं। अरे पुष्पा वो झुका हुआ है। हाँ, पुष्पा झुका हुआ है ना थोड़ा। चलो वापस आते हैं पॉइंट पे, बहुत डिटेल में जाना है तो समझना पड़ेगा, टाइम कम है, बातें ज्यादा नहीं। क्वेश्चन पूछ सकते हो, बेकार की बातें पुष्पा करे जा रहे। अगला सुनो, अगली बात करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे अभी हमारे पास कि ईसोफेगस पहुँच गया और स्टमक पहुँच गए। स्टमक में 3 जोन हो गए, वो जो सेल सिक्रीट कर रहा है वो हमने सारी बात कर ली। स्टमक में खाना कितनी देर तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब स्टमक से खाना जाएगा तो आगे कहाँ पहुंचेगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जरा, स्टमक से जो चीज जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट रुको, यहाँ पर एक चीज अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये तो हमारे पास होता है पैनक्रियाज। क्या होता है बेटा यहाँ पर, पैनक्रियाज। लेकिन यहाँ पर कई सारी डक्ट मिल रही है, लीवर की भी डक्ट आ रही है, गॉल ब्लैडर दिख रहा है आपको रेड से कलर का अंदर सा, इसकी भी डक्ट आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ मिल रही है। हाँ, ज़्यादा भी रह सकता है खाना, नहीं वो पास ऑन हो जाता है। हाँ, जब खाना चम्मच में होता है तभी ऐसे जब खाना चम्मच में होता है, अच्छा स्टमक कुछ नहीं होता, स्टमक हाँ, जब नहीं एक्सेल सिक्रेट होता रहता है टू मेंटेन, बाकी और भी चीज चाहिए देखूंगा, ये बता रहा हूँ। फूड हो, अभी रुको, हाँ खाना ना हो तब भी एसिडिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो दिक्कत रहती है ना। तो मैं बताऊंगा इसका भी, एक्सेल का काम बताऊंगा कब आता है एक्सेल का। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। अब ठीक है, खाना हमारे पास पाइलोरिक रीजन से अब इंटेस्टाइन रीजन में पहुंच चुका है। अब खाना वापस से पेट में ना आए, इसके लिए पाइलोरिक रीजन में कौन सा स्फिंक्टर आएगा बेटा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? स्टमक में मेरा काम खत्म हो चुका है, लेकिन स्टमक में HCl का काम क्या होता है आइए अब जानते हैं। एक्चुअल में जो हमारे पास चीफ सेल्स रहते हैं, जो हमारे पास पेप्सिन सिक्रीट करते हैं, वो पेप्सिनोजन जो हमारे पास होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो HCl का काम होता है कि जाकर इस पर एक्ट करे ताकि ये एक्टिव फॉर्म में आ जाए। यानी कि एक्टिव फॉर्म में कब आएगा, जब इसके ऊपर HCl का सिक्रीशन होगा। यानी कि HCl का दूसरा एक फंक्शन ये भी हो गया। मोरोवर, अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ जाता है, आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ जाता है, पेट में उस जगह पर है, तो HCl उसको मार देता है। यानी कि आप लोगों को बीमारी से बचाने में भी HCl काम आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl और क्या फर्दर रोल प्ले करता है। तो एक तो ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है, और दूसरा फॉरेन मैटर से बचाता है। ठीक है, खाना पहुंचा रहा हूँ मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन रुको, अभी भी हमारे पास जो खाना है पेट में ही है। पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जाएगा वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या करके जाएगा। ठीक है, अब पाइलोरिक स्फिंक्टर आ गया, खाना आगे आ चुका है। अब देखो, खाना है हमारे पास अभी पूरा एसिडिक। क्या है बेटा, पूरा का पूरा एसिडिक। और स्टमक में जितने भी कहानी होनी है बेटा, सारी तब होगी, सॉरी इंटेस्टाइन में जितनी भी कहानी होनी है सारी तब होंगी जब आपको खाना क्या होगा, बेसिक बनेगा। अब इसको बेसिक कौन बनाता है, तो इसके लिए आपका आंसर आता है लीवर के कुछ एंजाइम और पैनक्रियाज के कुछ एंजाइम। बाइल जूस। अब सुनो, लीवर बाइल जूस बनाता है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। लीवर बाइल जूस बनाता है और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस नहीं बनाता है। गॉल ब्लैडर केवल उसको कंसंट्रेट कर देता है, उसकी जो वैल्यू है उसमें जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उनको बढ़ा देता है, कंसंट्रेट करता है। लेकिन गॉल ब्लैडर खुद कभी भी बाइल जूस नहीं बनाता है। केवल जो लीवर का जो जूस है वो आकर हमारे पास गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब ये जो लीवर का और गॉल ब्लैडर का एक ही डक्ट है, तो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। क्या होता है, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट किसका होता है, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर।
तो ये सिस्टिक डक्ट है, ये हमारे पास किसका होता है, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर यहाँ पर आता है, और डक्ट ऑफ लीवर हो गया। अब लीवर का डक्ट और पैनक्रियास का डक्ट यहाँ पे आ रहा है पीछे। यहाँ पर ये वाला जो जोन है जहाँ पर हमारे पास हमने ब्लू डॉट लगाया है, इस जोन को हम लोग कहते हैं, देखो लीवर को हम लोग हिपैटो भी बोलते हैं, हिपैटिक। तो हिपैटो वर्ड कहीं पे आएगा तो लीवर से। तो एक्चुअल में यहाँ पर पैनक्रियास की डक्ट भी मिल रही है और लीवर की डक्ट भी मिल रही है। तो इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब यहाँ पर भी एक्चुअल में एक स्फिंक्टर होता है, जिस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ODDI। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के पास जो स्फिंक्टर होता है, यानी कि जो खाना है वो वापस ना जाए, यहाँ पे आके अब आगे इंटेस्टाइन में जाना है, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है वो आता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और ये है जहाँ पे आपका हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, जहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट खत्म हो रहा है, जस्ट पैनक्रियाटिक डक्ट खत्म हो रहा है, तो पैनक्रिया का जूस भी जो है वापस ना जाए पैनक्रियाज में, उसके लिए पैनक्रियाज में भी एक स्फिंक्टर होता है, और जो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। क्या बोलते हैं बेटा, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ से आ गई। अब देखो पैनक्रियाज से जितनी भी चीजें आती हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन है ना, सारे इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं, जितने भी एंजाइम्स आते हैं वो सारे किस फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आपको समझ में आ गया है सारी चीजें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सिस्टिक डक्ट किसकी डक्ट होती है, सिर्फ और सिर्फ गॉल ब्लैडर। ठीक है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जहाँ पे लीवर और पैनक्रियाज आके मिल रहे थे। ठीक है, और तो कोई डक्ट नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे सिलेबस में इतनी है यहाँ तक, और इससे डक्ट तो मेरे को दिख भी नहीं रही। कॉमन बाइल डक्ट, हाँ कॉमन बाइल डक्ट किसकी है, लीवर और सिस्टिक डक्ट की। यानी कि देखो लीवर की और सिस्टिक डक्ट की ये वाली जो आ रही है, यानी कि लीवर और ये वाली, ये दूसरे मार्कर से लगाया तो ब्लैक से करता हूँ, ये वाला जो आ रहा है ना, ये वाला, ये डक्ट लीवर की भी है और गॉल ब्लैडर की भी है, जिसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जो लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों की है। अब गॉल ब्लैडर आप लोगों के पास कुछ बाइल पिगमेंट भी सिक्रीट करता है। गॉल ब्लैडर आपके पास कुछ बाइल पिगमेंट्स भी सिक्रीट करता है। उनका काम क्या होता है, देखो जब हम लोग लिपिड्स जो खाना लेते हैं ना, तो सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो बेसिकली इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ना होता है, इनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना होता है। तो जो लिपिड्स होते हैं उस पर क्या होता है, जो बाइल जो सिक्रीट करता है, बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं, टॉरोक्यूलेट्स वगैरह भी हैं, वो जाकर लिपिड पे एक्ट करते हैं और लिपिड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं और मिसेल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी जो आपका एसिडिक फूड है, सारा काइम बोलते हैं, इस पे एक्ट होगा, फिर बेसिक बन रहा है ना धीरे धीरे, क्योंकि अब बेस ये सारे जितने भी जूस हैं सब बेसिक हैं। आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एसिडिक कंडीशन कहाँ पे होती हैं, एक तो सलाइवा का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है 6.8, दूसरा HCl। बाकी पूरी बॉडी में सारा काम बेस पे हो रहा है, ध्यान रखना, बाकी पूरी बॉडी में सारा काम बेस पे चल रहा है, बेसिक कंडीशन में चल रहा है। हाँ बेस, स्टमक में है एसिड, स्टमक में तो बता ही दिया मैंने आपको, HCl वाला एसिड, बस बाकी सारा काम किस पे चलेगा, बेस पे। अब देखो यहाँ से कई सारे एंजाइम्स आते हैं, ट्रिप्सिनोजन आ गया है ना, और एंटेरोकाइनेज हो गया, आते हैं बहुत सारे हैं वो अब ध्यान से बाइल जूस आ गया। इन सब का काम क्या है कि जो एसिडिक फूड था उस पे एक्ट करें और उसको क्या बना दें, सारे को हमारे पास बेसिक। मोरोवर जो मैंने आपको बाइल सॉल्ट्स के फंक्शन बताएं, क्या बाइल में कोई एंजाइम होता है, तो आप कहें नो, बाइल जूस है डू नॉट हैव एनी एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइल के जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। पैनक्रियाज के जूस में एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अब पैनक्रियाज से हम लोग आगे आते हैं, ध्यान सुनना बेटा, तो खाना पहुंचने लगा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना पहुंचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, जहाँ पे जो सबसे पहला ओपनिंग वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो हमारे पास होता है ड्यूडेनम, ये सी शेप है, सी शेप सा जो है हमारे पास, स्टमक का जे शेप होता है, ड्यूडेनम का सी शेप होता है। तो जो ओपनिंग पार्ट है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम से खाना जाता है और लॉन्ग, मिडिल लॉन्ग उसे कहते हैं जेजुनम, और हाईली कॉइल्ड जो होता है वो इलियम, ठीक है। तो लॉन्ग कॉइल्ड किसमें जाता है, पहले हमारे पास जेजुनम में। अब यहाँ पर ध्यान रहे आपका
साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन अगर पूछा जाता है तो उस ऑर्गन का नाम है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रहे, स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, वहां पे खाना सिर्फ रहता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा होता है, लेकिन पूरा जो कंप्लीट डाइजेशन है वो किसमें होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन नाम में तो स्मॉल है, लेकिन अगर इसकी लेंथ देखोगे 4 से 5 मीटर, इवन 5.5 मीटर तक की भी हो जाती है। और ये हमारे पास डिपेंड करता है 6 मीटर का भैया कि आप क्या खाते हैं। आप क्या खाते हैं इस बात पर आपकी इंटेस्टाइन की लेंथ डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप मांसाहारी प्राणी हैं तो आपकी इंटेस्टाइन छोटी होगी। वाई? इसका आंसर मैं अभी आपको देने वाला हूँ। एक्चुअल में हमारे पास जो कार्निवोर्स होते हैं वो मीट खाते हैं, और मीट आपके पास इजियर टू डाइजेस्ट होता है। जब इजी चीज़ है तो उसको इतना क्यों घुमाना है, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं, जो पौधे खाते हैं, वो हमारे पास पौधे में आपको पता है प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, हमारे पास सेल्यूलोज की बनी होती है। तो प्लांट की जब सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है तो जब वो घास खाते हैं बेटा तो वो सेल्यूलोज भी खा लेते हैं, और इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए आपको समय लग जाता है। इसीलिए जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन हमारे पास क्या होती है, थोड़ी सी लंबी होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्निवोर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे बता रहा हूँ ह्यूमन की इंटरमीडिएट रहेगी, क्योंकि हम तो ओमनिवोर्स हैं, मांस भी खा लेते हैं, घास फूस भी खा लेते हैं। ठीक है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं प्रमोट करता हूँ वेज। भैया वेज खाओ, वेज रहो, अच्छे रहो। ठीक है, मैं नॉन वेज प्रमोट नहीं करता, लेकिन ओमनिवोर्स हैं इसलिए हमारी जो एनसीईआरटी का डेटा है उसमें बताना ही पड़ेगा, पढ़ाना तो है ही, मेरा पर्सनल है ना वो, तो मैं किसी को फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ, पर मैं बोलूँगा जरूर कि वीगान डाइट पे स्विच करना चाहिए। वेल, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में दिक्कत इसलिए होती है कि इसके एक तो बॉन्ड्स ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी अब पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स तब समझ में आएगा। लेकिन अगर घास फूस खा लेते हैं तो क्या हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। बट वाई? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जो पत्ते को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है सेल्यूलेज, और ये एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए जो हर्बीवोर्स हैं उनकी जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो क्या होती है, लंबी होती है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। एक चीज याद रखना, इलियम की स्पेलिंग ILEUM वाली रखना। अगर आपके पास ILIUM आ जाए तो ये इलियम एक्चुअल में दूसरा है। ये हमारे पास एक बोन है जो कि हमारे प्यूबिस रीजन यानी कि वी शेप रीजन जो होता है एब्डोमेन के नीचे वाला, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी के में जेनिटल पार्ट्स रहते हैं, उस जगह पर एक बोन होती है, उनमें उस बोन का नाम ILIUM। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इलियम है ये ILE है, तो कंफ्यूज मत होना। MCQ वाले कंफ्यूज कर सकते हैं कि भैया बताओ इनमें से कौन सा बोन है या पेट में कौन सा पार्ट है, तो इलियम याद करके जाओगे, बट इलियम की स्पेलिंग से भी आंसर अलग अलग हो सकते हैं। वापस आ जाते हैं, इंटेस्टाइन में खाना सबसे ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद अब सुनो क्या क्या होता है। हमारे पास जो पेप्सिनोजन था, जैसे ही आपके पास HCl पे सिक्रीट हो जाएगा इसके, तो ये पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पेप्सिन में। जहां पे भी जन आ जाए ना, समझना वो इनएक्टिव फॉर्म है और उसको एक्टिव करना ही पड़ेगा। तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये किस पे एक्ट करता है, जाके प्रोटीन्स पे, और प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। और प्रोटीन के जो छोटे पार्ट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, अमाइनो एसिड, यानी कि ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। मैंने आपको बता दिया जो आपके बाइल सॉल्ट्स हैं वो आपके लिपिड्स या फैट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं और उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी आप लोगों के ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे पार्ट में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, है ना, और भी छोटे छोटे फॉर्म। ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड है, सिंपलेस्ट है, ठीक है, तो उसमें ब्रेक डाउन होते हैं। तो हायर एलिमेंट सुक्रोज वगैरह हो गए वो टूटते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज में। तो ये चीज़ आप लोगों को पता रहनी चाहिए कि हमारे पास कौन से एंजाइम क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊँ कि ट्रिप्सिनोजन भी होता है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, एंटेरोकाइन, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा, इतने डिटेल में आपको अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनको पढ़ना है वो अलग से आके पूछ लो।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास खाना आराम से डाइजेस्ट हो गया। अब सुनो, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। अब विलाई क्या करता है, जो इसमें विलाई होते हैं यहाँ पर, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई क्या करता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और विलाई कुछ, इसे हटा दूं, इसको हटा दूं, विलाई हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। विलाई आर न्यूमरियस, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस तरीके से रहते हैं। एंड विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यानी कि इसमें कैपिलरीज वगैरह बहुत बहुत रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे हो? लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं या फिर सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन? हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई नहीं पाए जाते जनरली, एक आध दुक्का होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एब्सेंट, तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जो मेजरली है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एक्चुअल में क्या होता है, कई जगह से जहाँ पे आपका सीधा ट्रांसपोर्ट होना होता है ना, ऑक्सीजन वगैरह का, बाकी चीज़ों का, तो वहाँ पे काम आते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर पाए जाते हैं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन हैव विलाई इन न्यूमरस अमाउंट। ठीक है, अब मैंने बोला दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। आप पूछना है क्यों? एक्चुअल में अब ध्यान से सुनो, हमने खाना खा लिया है, खाना हमारा पूरा डाइजेस्ट भी हो चुका है। अब डाइजेस्ट मेजरली कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या होंगी? कैपिलरीज। जब ब्लड वेसल्स, खाना यहाँ जाएगा ना कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज तो ब्लड है, और ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में जो आपने एनर्जी ली है उस खाने से, वो आपकी बॉडी में ट्रेवल कर जाएगी ना। तो इसीलिए हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहते हैं? विलाई। और इसीलिए वो रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स रहते हैं, ताकि वो हमारे पास क्या हो जाए बेटा, पूरी बॉडी में जो आपने खाना खाया है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आपको एनर्जी मिले। इन सब कामों के लिए क्या हेल्प करते हैं। हाँ बेटा, इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज किया स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, तो उसके बाद हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ओके, इसने एक क्वेश्चन पूछा कि सर अगर हमारे पास विलाई है, उसने अपना काम कर दिया, तो क्या वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में जाएगा, ऐसे ही रहेगा? बेटा आंसर इज, जब उसका काम हो रहा होता है तब वो खुल जाता है, बाकी कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। यानी कि जब अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तब थोड़ी खुलेगा वो। जब आपका मूवमेंट हो रहा होता है, खुल जाता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और उसमें से एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके पहुंच जाता है। हाँ बेटा, माइक्रोविलाई अब इसमें अंदर है, वो बहुत डिटेल पहुंच जाएगी। अब मैंने आपको 4 लेयर ही नहीं समझाई, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, वो सब है ना, तो वो सेरोसा, वो 4 लेयर जो है एलिमेंट्री कैनाल के, वो समझाने के बाद इतना डिटेल हम जा पाएंगे। एक्चुअल में जितना भी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें हम लोग 4 लेयर से पढ़ते हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। ये होती है, उल्टा बोल रहे क्या? हैं? उल्टा बोल रहे? नहीं, सबसे अंदर वाली जो आपकी, सबसे बाहर वाली, हाँ उल्टा बोलते, ठीक है। सेरोसा हमारे पास आउटर मोस्ट है, सेरोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और मस्कुलरिस। ठीक है, 4 लेयर है, बट ये बहुत डिटेल में, इतना जाने की जरूरत नहीं है, 11th में आएगा आराम से, वो भी जो इसको बायो लेनी है, सारे बच्चों को तो बायो लेनी नहीं है, ठीक है, वरना मुझे बायो पढ़ानी, तो फिर क्यों जाना, 10th के साथ तो बड़े चल रहा है। ठीक है, वेल आगे चलें, आगे चलें। नहीं, कौन सा बोल रहा है? कहाँ पर थे हम लोग अभी? डिडनम, जेजनम, इलियम का काम हो चुका था, एब्जॉर्प्शन करा दिया था। अब देखो यहाँ पर जो खाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रही है, और किस पोर्शन में आके खुल रही है बेटा? हमारे पास सीकम, सीकम। अब इलियम और सीकम, यानी कि खाना यहाँ पे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि खाना पीछे ना जाए, इसके लिए कोई ना कोई वॉल्व होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर वॉल्व, बेसिकली स्फिंक्टर जो काम कर रहा है यहाँ पे वॉल्व करेगा, इसके लिए यहाँ पे जो एक वॉल्व पाई जाती है, इसे हम लोग कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। क्या कहते हैं? इलियोसिकल, CAECAL, इलियोसिकल वॉल्व। और ये इलियोसिकल वॉल्व जो है, ये आपके खाने का बैक फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब ये यहाँ से आएगा तो ये कोलोन में पहुंच जाएगा, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन के फिर से 4 कोलोन होगा, कोलोन के चार्ट पर ये हमारे पास ऊपर उठ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन। ये हमारे पास सीधा है, इसलिए इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ये नीचे जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। तो देखो, जो उठा हुआ है वो असेंडिंग कोलोन, जो बिल्कुल सीधा है वो ट्रांसवर्स कोलोन, जो नीचे गिर रहा है डिसेंडिंग कोलोन, और जो एस शेप है, थोड़ा सा एस शेप, इसे कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी मेजर, ध्यान सुनना, एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी होती है, डाइजेशन एक्टिविटी मेजर नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ मेजरली किसके लिए काम करता है? एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन के लिए बेसिकली।
और आपके पास जब यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन जा रहा है तो जो आपका ट्रांसवर्स कोलोन है ये क्या करता है, जो आपका वेस्ट है उसको एक मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से स्मूथ पैसेज हो जाए। ठीक है, जैसे कि जब आप पानी कम पीते हो तो आपको जो है सुबह सुबह के काम करने में दिक्कत आती है। ठीक है, वो दिक्कत इसीलिए आती है कि जो पैसेज है वो स्मूथ नहीं बन पाता है। ठीक है, फिर उनमें क्या होता है, बाउल टाइप में निकलता है फिर मामला आपका, है ना। हाँ, गोले गोले से निकलता है। तो वो इसलिए क्योंकि पैसेज स्मूथ नहीं रहा ना। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये है कि जितना हो सकता है मैक्सिमम वाटर उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैक्सिमम वाटर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो भैया मिनिमम सरफेस एरिया के फॉर्म में बाहर आना चाहेगा वो। तो मिनिमम सरफेस एरिया किसमें बनता है, स्फीयर में। तो इसलिए वो ऐसे गोले गोले से बाहर आते हैं। ठीक है भैया जी, चलो आगे चलें। सब चीजें साइंस है, इट्स फन, इट्स ऑलवेज फन टू लर्न साइंस, बट हाँ रियलिटी एक्सपोज होती रहेगी, होनी भी चाहिए। मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल पूरा पढ़ाऊंगा और मन लगा के पढ़ाता हूँ। चलो अब हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन, मामला नीचे आ रहा है, सिग्मॉइड कोलोन से जा रहा है और एनएस में जब आता है इकट्ठा होता है और बू। ठीक है, हाँ अब सुनो, एनएस से जो आपके पास ये आपके पास जो मूवमेंट होता है ये अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। कई बार क्या होता है कि कंट्रोल में, अब देखो कंट्रोल में तो होता ही है ना, हर जगह तो बूम बूम नहीं करता है, तो हर जगह थोड़ी बूम बूम होता है ना। एक पर्टिकुलर एरिया जगह है जहाँ पे वो होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर पोर्शन, मेजर काम क्या है बेटा आपके पास, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से अच्छा वर्ड क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एसिमिलेशन होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन नहीं है, यूटिलाइजेशन तो विलाई करा दी, यूटिलाइजेशन तो कैपिलरीज बेच चुकी। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि तब भी कुछ न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं और फिर वो नहीं, जनरली अब ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेसिकली सारा यूज कर चुके होते हैं और बॉडी को अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उन्हें पास ऑन कर देते हैं। बाहर की चीज, जैसे आप अगर मार्बल खा लेते हो तो मार्बल अगर आप खाए तो कंचा जैसे बोलते हैं तो वो आराम से निकल जाएगा, पर लोग ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। बट अगर उसका साइज ज़्यादा बड़ा ना हो कि आपकी बॉडी से छिड़ेगी नहीं, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं है जो उसके ऊपर एक्ट कर पाए, तो टेंशन ना लो। अगर कंचा किसी ने खा लिया है तो सुबह निकल जाएगा बच्चे का। हाँ, च्युइंगम भी निकलता है। च्युइंगम आसानी से नहीं निकलती है, वो कई बार दिक्कतें पैदा करती हैं। अलग-अलग टाइम पे मैग्नेट का जुड़ आ रहा है। ये क्वेश्चन तो अच्छा पूछा है इसने सर, अगर हम अलग अलग टाइम पे मैग्नेट उठाएं तो क्या वो जुड़ के बाहर आएगा? वैसे इसमें मैंने रिसर्च किया नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा आज तक मुझसे, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा किसी ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा। मैं इसका जवाब पक्का सर्च करके देख के दूंगा। और मेरा अगर जो पर्सनल ओपिनियन मैं अगर इसे बताता हूँ कि मैग्नेट अगर हम लोग खाते हैं तो मैग्नेट में डाइजेशन तो हो नहीं पाएगा, लेकिन जो डिपेंड करेगा कि आपकी मैग्नेट कितनी है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है। जो वीक मैग्नेट होंगी अगर, तो वो अगर दूर दूर रही तो एक अगर इधर है और एक अभी इधर है, इतना तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी तो अट्रैक्ट करके एक साथ ही पास ऑन होके तब बाहर आ जाएगी। फिर सब वो तो बीच तो चिपक के बाहर आनी चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है बेटा। बीच में मसल्स को ले जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत मसल तो डैमेज करेगी, इससे डैमेज तो होंगी ना, थोड़ा बहुत मसलर डैमेज तो होंगे। लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, तो ये बस मैंने अपने पर्सनल थॉट बताया, बट मैं अगली क्लास में सर्च करके जरूर बताऊंगा। आज तक नहीं पूछा था ऐसा क्वेश्चन। हाँ बेटा, सर जो वॉमिटिंग होती है क्या वो बता रहा हूँ, अभी आ रहा है। ठीक है, अब एक्चुअल में हमारे पास खाना जो वॉमिटिंग होता है, ध्यान सुनना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी नहीं होता है। वो जो खाना वॉमिटिंग का होता है स्टमक का होता है। जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, फ्लैप लाइक की तो चीज़ होती है। बस ये है कि जब आपके अंदर का, अब जैसे मान के चलो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, अब प्रेशर की वजह से वो बैक फ्लो मारने लगता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रुक जाता है। और वो बैक फ्लो का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके पास ओपनिंग उसे चाहिए ही चाहिए, ओपनिंग उसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अंदर वो लो प्रेशर का जोन क्रिएट कर देता है, अंदर वो हाई प्रेशर का जोन क्रिएट कर देता है। और हाई प्रेशर का जोन क्रिएट करने के बाद जहाँ आपका सराउंडिंग ऊपर का पोर्शन है ये लो प्रेशर के जोन में होता है। जैसे हाई प्रेशर होता है तो मूवमेंट कहाँ से होगी, हमेशा हाई टू लो। तो हाई टू लो होने की वजह से ये बाहर कभी कभार ब्लड बैक फ्लो नहीं करता, वॉल्स होते नहीं। फिर वो क्यों करता है? मरेगा इंसान, मर गया, अटैक आ गया, बात अलग है। ब्लड कैसे फ्लो करता है? ब्लड तो अभी आगे पढ़ेंगे ना, हार्ट में, ब्लड तो हार्ट में पढ़ेंगे, अभी क्यों बेकार में कंफ्यूज करें इस चीज़ को। अच्छा अभी मेरी बात सुनो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके बेटा मैं बताऊं तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल है।
वेस्टिजियल मतलब शायद पुराने जमाने में कोई काम रहा होगा लेकिन अब इसका काम नहीं है, अब इसका काम नहीं है। किसका? वर्मीफोरा अपेंडिक्स का। जो सीकम है ये जोन इट इज इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे पेट में डाइजेशन में मदद करते हैं, जनरली लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो सीकम जोन है, जितने भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहेंगे वो किस जोन में रहते हैं हमारे पास, सीकम वाले जोन में रहते हैं, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी से कुछ रहा तो नहीं, मेरे को एक बार 10th की एनसीईआरटी प्लीज मिलेगी किसी बच्चे से, एक कोई भी, ठीक है। हाँ जी एक मिनट रुक जाओ, हाँ तो बोलते रहो, आप तो बोलते रहो। हाँ HCl एक एसिडिक मीडियम करता है जिसकी वजह से पेप्साइन हो जाता है, म्यूकस अंदर के लेयर को बचाता है नॉर्मल कंडीशन से, स्फिंक्टर मसल्स हो गया, लेंथ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन बता दिया मैंने आपको, एल्कलाइन बता दिया, पेनक्रियाटिक एंजाइम की मदद से एल्कलाइन होता है ये बता दिया मैंने आपको, बाइल जूस भी इसकी मदद करता है, फैट्स सुन लो, बाइल सॉल्ट ब्रेक करता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। पैनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन और लिपिड्स को भी ब्रेक करना होता है ना, तो उसके एंजाइम प्रोटीन के लिए प्रोटीएज। लिपिड्स और लाइपेज में फर्क तो होता है। हाँ फर्क है बेटा, लिपिड्स तो वो जो फूड है वो आपका जो फूड है उसमें जो अमाउंट होगा वो आपका लिपिड है, आपको जो खाओगे उसमें जो कंटेंट होगा वो प्रोटीन है। लिपिड को जो ब्रेक डाउन करेगा उस एंजाइम का नाम लाइपेज है, प्रोटीन को जो ब्रेक डाउन करेगा वो एंजाइम का नाम लाइपेज है। ये लाइपेज आपके पास जो पेनक्रियाटिक जूस आया वहां से आता है, ठीक है। अब आपने कार्डियक की स्पेलिंग क्या कर दी? CARDIAC स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस, जिसको आप गैस्ट्रिक जूस वैसे स्टमक का होता है और इंटेस्टाइनल जूस ये है हमारे पास, ठीक है। और एंजाइम्स ये हो गया, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में, फैट्स को किस फॉर्म में तोड़ते हैं, फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं किस फॉर्म में बेटा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये पूछा जाता है कि किस किस पार्ट में किस किस चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है, तो प्रोटीन का अमीनो एसिड मैंने बता दिया था, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बता दिया था, ये बार भूल गया था इसलिए मैं एनसीईआरटी रखता हूँ ताकि कुछ चीज़ होना है। डाइजेस्टेड इज टेकन बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, फिर विलाई का काम, फिर वो आपकी न्यू टिश्यूज वगैरह जब एनर्जी मिलेगी तो आपकी बॉडी में टिश्यूज वगैरह डैमेज हुई होगी उसको रिपेयर करने का काम इन्हीं एनर्जी की मदद से आता है। और उसके बाद एनल स्फिंक्टर, एनस में भी क्या होता है एनल स्फिंक्टर, एक बार बाहर आ जाता है तो अंदर नहीं आता ना मामला, तो बाहर का बाहर ही है ना। अब कहोगे सर वो कर लेते हैं, कई बार अंदर आ जाता है, बेटा वो ये है कि वो एनल स्फिंक्टर के जोन तक नहीं पहुँचता है, तो जब एक बार बाहर है तो बाहर ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के पास ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कर लोगे बहुत आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से रॉ मटेरियल थे, सनलाइट, वाटर, CO2 एटमॉस्फेयर से, सनलाइट एटमॉस्फेयर से, वाटर फ्रॉम सॉइल, मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में सुनो, हमारे स्टमक में तो हम लोग वही लिखेंगे कौन कौन सा, बैक्टीरिया को छोड़ के दोनों रोल, एक तो पेप्सिन वाले पे जो एक्ट करेगा उस वाले का काम करेंगे, और दूसरा हमारे पास कौन सा वाला म्यूकस की लेयर को HCl नहीं, एक ही काम आएगा हमारे में तो पेप्सिनोजन वाला। बैक्टीरिया नहीं होता है बेटा इसने पूछा है स्टमक में हमारे पास क्या रोल है डाइजेशन में, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, अगर ये पूछेगा तो आपसे डाइजेशन का लिख के आना, बट 2 नंबर में पूछा था बैक्टीरिया, हाँ सही है दोनों लिख सकते, कोई दिक्कत। हाँ बेटा सर दर्द की गोली पेट में जाके क्या करती है, क्वेश्चन तो ये भी ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके पेन किलर्स होते हैं उनमें रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो आपके पास क्या होते हैं स्पेसिफिक जगह को टारगेट किया जाता है, वो जो ड्रग्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, कि आपके पास स्पेसिफिक न्यूरो रिसेप्टर्स जो आपके सेल्स होते हैं उन पे जाके टारगेट करते हैं, तो वहाँ पे जाके जो सेल्स होते हैं उन पर टारगेट करते हैं और उसके बाद उस जगह को ब्लॉक कर देते हैं या फिर उस जगह के जो ठीक करते हैं हील करते हैं, तब जाके आपका जो दर्द है वो सही होता है। अब आप एंटीबायोटिक्स खाते हो, पैर में चोट लगी होती है, खाते दवाई इसमें ही हो ना, एंटीबायोटिक्स भी खाते ताकि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें जाएं जो आपके सेल्स में इसको हील करने में मदद करें, ठीक है। कुछ तो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पेट में, और जब मेडिकल की पढ़ाई करोगे तभी समझ में आएगा, है ना, इतना तो मेरे को भी नहीं आता। पेन किलर थोड़ी देर के लिए असर करते हैं क्योंकि जो आपके पास सिग्नल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, पेन किलर सिग्नल्स को ब्लॉक करके काम करती है, पेन किलर अच्छी नहीं होती, पेन किलर के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। हाँ बेटा क्या पेन किलर्स के ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, जल्दी बताओ। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सारे एंजाइम्स के फंक्शन आपके यही एंजाइम्स, प्रोटीएज, लाइपेज,
ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। एंटेरोकाइनेज वगैरह ये सारे जितने भी हैं, ये सारे आपके एंजाइम्स हैं। सबके फंक्शन क्या क्या हैं? तो बेसिकली फंक्शन तो ये है कि लार्ज जो फूड होता है उनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा दें और उसका एक्ट करें। फिर अलग अलग इनके नाम लिखोगे, भैया प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीएज, इसको डाइजेस्ट करना है तो ये, और इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। किस तरीके से डिजाइन होता है? हाईली कॉइल्ड, और इसमें एंजाइम्स होते हैं, मेजर एब्जॉर्प्शन काम इसमें होता है। और इसके अलावा जो कंप्लीट डाइजेशन का साइड होता है ये होता है कि इसमें हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स वर्क करते हैं। खाना एसिडिक से पूरा बेसिक आने के लिए डक्ट होती हैं, जो बेसिक बनने के बाद हमारे पास खाना आराम से एसिमिलेट होकर विलाई की मदद से हर एक बॉडी के पार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के पास डाइजेशन को लेकर थी। अगर इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत तो मेरे को बता दो। आज के लिए हम लोग फिर यहीं तक। हाँ, एक और डाउट आ रहा है, जल्दी बताओ फिर। अलग-अलग तरह का खाना खाने के बाद सेम कलर का क्यों नहीं? ओके, गुड क्वेश्चन। अलग अलग कलर का खाना खाते हैं लेकिन हमारे पास सेम कलर क्यों निकलता है? बेटा मैंने आपको हाँ वो भी अलग, कई ग्रीन आ जाता है, कभी येलो। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। येलो, ब्राउन, ब्लैक। ब्राउन ब्लैक कम आता है, मैं बताने तो दो। अब सुन लो, ब्लैक नहीं निकलता, उसका निकलता होगा ब्लैक। अगर आर्सेनिक वगैरह खा ले तो ब्लैक निकल सकता है, पर वो दिक्कत करता है। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपने क्वेश्चन पूछा बेटा, क्वेश्चन ठीक है फन हो सकता है लेकिन क्वेश्चन को समझना भी तो है ना, पूछा है, ठीक है। अब सुनो, एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला कि बाइल सॉल्ट कुछ चीजें सीक्रेट करती है। तो बाइल सॉल्ट जो चीज सीक्रेट करती है उसमें आता है एक बाइलिरुबिन और एक आता है बाइलिविरिडिन। क्या आता है बाइल सॉल्ट्स में? बाइलिरुबिन और बाइलिविरिडिन। एक्चुअल में जो आपके पास जो जॉइंटिस होता है ना, उसमें इसी का अमाउंट बड़ा होता है बाइलिरुबिन। जॉइंटिस जो आता है येलोनिश हो जाती है, वो इसी वजह से होता है। जो पूरा खाना है उस पे आके मैक्सिमम अमाउंट में जो कंसंट्रेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल निकाला कंसंट्रेटेड, मतलब गाढ़ा बन रहा था, वो गाढ़ा होता जा रहा था। अब वही आके मैक्सिमम अमाउंट में आके खाने के ऊपर एक्ट करता है। तो जो भी खाना जिस भी फॉर्म में आ रहा हो, सिंपल फॉर्म में तो आ चुका है, पाउडर फॉर्म में तो वो हो चुका है, हम लोग दांत से चबा के आगे पाउडर फॉर्म में तो आ चुका है, उसके ऊपर एक्ट करता है आपका बाइलिरुबिन, जो कि किस कलर का होता है? जनरली येलोइश कलर का होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, बाइलिरुबिन ढंग से बनता नहीं है, तो उनका खाना जो होता है वो जो उनका फीकल मैटर होता है वो ग्रीन से कलर का होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? बाइलिविरिडिन। तो ग्रीनिश जो कलर अपीयरेंस आता है वो बाइलिविरिडिन ग्रीन की वजह से आता है। और जो येलोइश आता है खाना, जो भी तुम खाओगे सारा येलो आएगा, कि वो बाइलिरुबिन होता है। ब्राउन नहीं होता, येलोइश होता है। जो सब्सटेंस है उसका जो रीजन है वो ये है। उसके बाद अगर आप बोलोगे कि सर हम लोग जब कर देते हैं उसका स्मेल सी आती है, कुछ पार्ट में स्मेल आती है, तो क्यों आती है? तो बेटा वो स्केटोल की होती है, स्केटोल की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास सारी चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए, ठीक है। कई बार गैप को कवर करते करते वो बम हो जाता है, बम जो निकलता रहता है, तो किसी किसी के पार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, डिपेंडिंग ऑन द फूड दे कंज्यूम, राइट। सो और कितना अंदर काम हुआ है आपकी बॉडी के सिस्टम में, इन सब चीज़ों पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसका मतलब तुम लोग रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। और ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। हैं प्रोजेक्टर ले आना, कल को तो और कुछ चीज़ें मंगाने लगे सर। हाँ बहुत तेज हो रहे हो, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।